हेलो डियर, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम इक्विलिब्रियम है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 7.31 डाइहाइड्रोजन गैस यूज्ड इन हैबर प्रोसेस इन प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विथ हाई टेम्परेचर स्टीम। द फर्स्ट स्टेज ऑफ टू stage reaction involved the formation of carbon monoxide and hydrogen. In second stage, carbon monoxide formed in first stage is reacted with more steam in water gas shift reaction. तो हमारी ये रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस gives CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस. If a reaction vessel at 400 degree Celsius is changed with an equimolar mixture of carbon monoxide and steam such that PCO equal to PH2O equal to 4.0 bar, what will be the pressure of hydrogen at equilibrium? Kp equal to 10.1 at 400 degree Celsius. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.31 है। तो 7.31 कहता है कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी सेकंड स्टेज की रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेज की रिएक्शन क्या होती है कि नेचुरल गैस में जो मीथेन है वो रिएक्ट कर रहा है किससे? स्टीम से। तो क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बन रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ पे 3 कर दो। फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है ये और ज्यादा स्टीम से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये पहले स्टेज की रिएक्शन है और ये हमारे सेकेंड स्टेज की रिएक्शन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर का 4 बार जो है वो इनिशियल पार्शियल प्रेशर लिया है। ठीक है, टेम्परेचर 400 केल्विन है और केपी जो है रिएक्शन का 10.1 है। हमको पार्शियल प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन गैस का बताना है इक्विलिब्रियम में कितना होगा, राइट। और ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो अब हम इसको साफ कर देते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? तो देखो जरा लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस से बना हमारा CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं इनिशियल प्रेशर की तो ये हमारा 4 बार है, ठीक ना, और ये भी हमारा 4 बार है। तो स्टार्टिंग में ये हमने 4 बार पे लिया, ये भी 4 बार पे लिया, तो ये बना होगा 0 और ये भी बना होगा 0। ठीक है, तो रिएक्टिंग प्रेशर मतलब कितना अमाउंट जो है वो इसका रिड्यूस हो गया, कितना प्रेशर रिड्यूस हो गया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाया। ठीक है, तो देखो जरा, ये हमारा x अगर रिड्यूस हुआ तो ये भी इसके x से रिएक्ट करेगा तो ये x बनेगा और ये भी x बनेगा। ठीक है, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 4 - x। ठीक है, ये 4 - x हो जाएगा, ये x ही रहेगा, ये भी x रहेगा इक्विलिब्रियम में, राइट। बस थोड़ा सा चीज और लिख लेते हैं। Kp जो है रिएक्शन का कितना है? 10.1 और टेम्परेचर जो है वो 400 केल्विन है, राइट। तो 400 केल्विन टेम्परेचर पे ये हमारा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम प्रेशर हो गया।
अब देखो जरा, हमें पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का डिटरमिन करना है, तो Kp इक्वल क्या होता है, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब देखो जरा, CO2 हाइड्रोजन का कितना है, तो Kp, ये x है, ये भी x है, इसका 4 - x है और इसका भी 4 - x है। ठीक है ना, और Kp हमको दिया हुआ है, तो Kp दिया हुआ है 10.1। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x²। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। अब यहां से हम स्क्वायर जो है वो रिलीज करेंगे, तो ये रूट में आ जाएगा, तो √10.1 इक्वल टू x/4 - x हो जाएगा। अब ये √10 जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 10.1 को हम 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, 0.1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो √10। ठीक है, आपने को अप्रॉक्स आंसर चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो √9 + 1। ठीक है, तो 9 का तो रूट हमको पता है 3 होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख लो, √9 + 1, ये 1 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 प्लस ये 1, और इसको 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी प्लस माइनस होगा यहाँ पे, तो 1 था यहाँ पे प्लस का, और इसका √3 था, तो 3 का डबल से डिवाइड करना है, तो 6 हो गया। तो 3 प्लस, ठीक है, 1/6 कितना होता है, तो ये होगा 0.166। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.17 के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 3.17 इक्वल टू x 4 - x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.17 इंटू 4 - x इक्वल टू x, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 12.71 माइनस 3.17x इक्वल टू x। ये उस तरफ ले जाओ, तो x + 3.17x इक्वल टू 12.71, तो ये हो जाएगा हमारा 4.17x इक्वल टू 12.71, तो x इक्वल टू 12.71/4.17। तो ये डिवाइड करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 3.04। ठीक है, 4 और 12, तो 3.04 आता है आपका x। तो बस, तो देखो जरा, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होगा, x कितना है 3.04, तो 3.04 बार। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता तो ये भी कितना होता पार्शियल प्रेशर 3.04 बार। ठीक है, तो PCO2 कितना होता 3.04 बार, PCO ये भी 3.04 बार है। अगर PH2 पूछा होता उसने तो कितना होता 4 - 3.04। ठीक है, और अगर PCO पूछा होता पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्विलिब्रियम पे, तो 4 - 3.04। राइट, तो उसने क्या पूछा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो ये हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सॉरी। ठीक है, तो 3.04 बार जो है वो आ गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.32 है, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिसिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास ये 3 रिएक्शन हैं, इनमें हमको बताना है कि किस रिएक्शन में एप्रिसिएबल अमाउंट में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हमको मिलेंगे, ठीक ठाक अमाउंट में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हमको मिलेंगे। तो देखो जरा, अगर हम ये पहली रिएक्शन देखें तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 5 × 10⁻³ 39, मतलब ये वैल्यू बहुत बहुत कम है। तो अगर हम इस रिएक्शन का Kc देखें तो इस रिएक्शन का Kc इक्वल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन
ये पावर में 2 चला जाएगा अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। Kc की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है 5 × 10⁻⁻39। अब ये वैल्यू जो है वो बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम बना होगा और रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, तभी ये वैल्यू ऐसी आ रही है। तो यहां पे इस रिएक्शन में आप देखोगे तो रिएक्टेंट आपको बहुत 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 ज्यादा मिलेगा और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तुलना में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रीडोमिनेंट है और प्रोडक्ट जो है वो रिसेसिव केस में है। सेकंड देखते हैं, Cl2 + NO 2 NOCl, Kc वैल्यू है 3.7 × 10⁸। अब चूंकि यहां पे Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब Kc की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में ज्यादा बन रहे होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहां पे हम Kc लिख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए। तो Kc जो है इक्वल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl का स्क्वायर अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। अब Kc की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 3.7 × 10⁸। अब ये वैल्यू चूंकि ज्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट जो है वो कम होंगे। तो यहां पे प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है रिएक्टेंट की तुलना में। ठीक है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा रिएक्टेंट की तुलना में। तो इक्विलिब्रियम में यहां पे प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट कम होंगे। इस रिएक्शन में देखते हैं, यहां पे Kc की वैल्यू 1.8 है, मतलब Kc की वैल्यू ठीक ठाक है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें, इसका Kc देखें तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। तो इस रिएक्शन में Kc जो है वो केवल और केवल 1.8 है, मतलब यहां पे प्रोडक्ट भी खूब मिलेगा और रिएक्टेंट भी खूब मिलेगा। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हमको एप्रिसिएबल अमाउंट में मिलते हैं। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में ठीक ठाक अमाउंट में आपको मिल जाएंगे। राइट, तो इसका एक रूल होता है, रूल क्या कहता है कि अगर Kc जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10⁻³ से कैसी हो, ज्यादा हो, तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट होगा। अगर Kc की वैल्यू जो है वो 10⁻³ से कम हो तो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट होगा। अगर Kc जो है वो हमारा 10⁻³ टू 10⁻³ होता है, इसके बीच Kc की वैल्यू रहती है, तो वहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में, वो आपको एप्रिसिएबल अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, तो Kc की वैल्यू 10⁻³ टू 10⁻³ जो है वो केवल और केवल थर्ड केस में आ रही है। इस कारण थर्ड केस जो है यहां पे इक्विलिब्रियम में आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो एप्रिसिएबल अमाउंट में मिल रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.33 है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 3O2 गैस gives 2O3 gas is 2.0 × 10⁻⁻50 at 25 degrees Celsius. If the equilibrium concentration of oxygen in air at 25 degrees Celsius is 1.6 × 10⁻², what is the concentration of ozone? तो देखो जरा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन है 3O2 गैस से हमारा बन रहा है 2O3 गैस। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू जो है वो दी गई है 2.0 × 10⁻⁻50 और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और यहाँ पे Kc की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन का गिवन है, कितना है 1.6 × 10⁻²। तो
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इसका तो हमें पता है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻², और इसका हमें नहीं पता, इसका हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा ये बताना है। तो Kc जो है इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन की पावर हो जाएगी 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की पावर हो जाएगी 3। ठीक है ना, बस Kc की वैल्यू पता है कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻50 इक्वल टू Kc की ओजोन यह हमें पता लगाना है, तो इसका x कर लो। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए कितना है 1.6 इंटू 10⁻², तो 1.6 इंटू 10⁻², और ये पावर में 3 करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। तो ये x² इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻50, और इसको 1.6 10⁻² को हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 के समथिंग आएगा। ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये x² इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 10⁻, ये -50 और -6 10⁻56। अब हमें x चाहिए, तो x इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 8 इंटू 10⁻56। अब 8 का अगर रूट निकालें तो ये होगा हमारा 2√2 इंटू 10⁻28 हो जाएगा ये। ठीक है, अब √2 की वैल्यू आपको पता है, √2 जो है वो हमारा होता है 1.41। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको याद होगी। तो बस x इक्वल टू 2 इंटू 1.41 इंटू 10⁻28, तो x इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 2.82 इंटू 10⁻28। थोड़ी बहुत वैल्यू में इधर उधर हो सकता है डेसिमल के बाद की वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 4 मान ली, ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन आपको सॉल्व जो है इजीली करना है, तो ऐसा आपको लेके चलना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.34 है। द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स CH4 गैस प्लस H2O गैस is at equilibrium at 1300 Kelvin in a 1 liter flask. It also contain 0.30 mole of carbon monoxide, 0.1 mole of hydrogen and 0.02 mole of water and an unknown amount of methane in the flask. Determine the concentration of methane in the mixture. The equilibrium constant Kc for the reaction at the given temperature is 3.9. तो देखो चला, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन दोबारा से लिख लेते हैं। CO गैस प्लस 3H2 गैस से हमारा बन रहा है मीथेन गैस प्लस H2O गैस। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए मोल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मोल है, तो 0.3, 0.1 मोल हाइड्रोजन, 0.02 मोल H2O, और मीथेन के मोल जो है इक्विलिब्रियम पे हमको बताने हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर फ्लास्क में है। तो ठीक है, 1 लीटर फ्लास्क में ये सब लिए गए हैं, तो वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। तो यहाँ पे Kc जो है वो आपको दिया गया है, कितना दिया है 3.9 दिया है। ठीक है, और ये Kc जो है वो 1300 केल्विन टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो हमें मीथेन का
मोल बताने हैं, मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है कितना होगा। तो देखो जरा, कॉन्सेंट्रेशन जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन N/V, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन CO का बताएं तो 0.3/1 मतलब 0.3 ही होगा। जो इसका मोल होगा वो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो 1 लीटर है। तो बस अब हम बता देते हैं मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे Kc इस रिएक्शन के लिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। Kc कितना है? 3.9 है, इक्वल टू ये हमें निकालना है इंटू H2O कितना है आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.02, ठीक है, इसको ऐसा कर लो। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 0.3 और H2 कितना है? 0.1 की पावर 3 करोगे, राइट। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब 3.9 इक्वल टू, अब देखो ज़रा, ये x और ये आपका 0.02 ही रहेगा अभी। ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, x इक्वल टू 3.9 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.02। तो यहाँ पे डेसिमल ये कैंसिल होगा, तो ये और ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x जो है वो आ जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 39 इंटू 3 इंटू 10⁻³ तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो, ये 27, 9 और 2 11/2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5, ठीक है, और 58.5 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो मीथेन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये मीथेन है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 58.5 इंटू 10⁻³ या ये इक्वल है 0.0585 के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.35 है, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज HNO2, Cn negative, HClO4, F negative, OH negative, CO3-2 एंड S-2। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसी स्पीसीज जिसमें केवल और केवल प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है, तो ऐसी स्पीसीज को हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अब अगर हमारी स्पीसीज एसिड है तो निश्चित तौर पे वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, तो एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा जब उसने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया तो उसको हम कंजुगेट बेस बोलेंगे। अगर बेस है तो निश्चित तौर पे वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है वो हमारा कंजुगेट एसिड कहलाएगा। अब ये जो स्पीसीज है इसमें हमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो बतानी है। तो देखो जरा, अगर हम HNO2 की बात करें, चूंकि इसमें हाइड्रोजन है तो मतलब ये एक हमारे एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो उसने रिलीज किया, तो इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो होगा NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव, तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो HNO2 का रिमेनिंग पार्ट NO2 नेगेटिव है जो कि हमारा कंजुगेट बेस है, तो ये हमारा एसिड बेस पेयर हो गया, ठीक। दूसरा है Cn नेगेटिव।
अब चूंकि इसमें तो हाइड्रोजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अब हाइड्रोजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो ये रिलीज तो कर नहीं पाएगा, और रिलीज नहीं कर पाएगा तो ये एक हमारा क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा HCN, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, HCN बन जाएगा और ये हमारा होगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो बेस ने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया तो HCN बना, ये HCN हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, ठीक। अब HClO4 की बात करते हैं। अब इसमें तो हाइड्रोजन है तो ये एक हमारा क्या होगा, एसिड होगा। एसिड होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करा दो तो क्या बनेगा, ClO4 नेगेटिव। तो ये एक हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। तो एसिड का रिमेनिंग पार्ट, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमारा कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, ठीक। इसके बाद F नेगेटिव। अब चूंकि इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं तो मतलब ये एक हमारा क्या होगा, ये एक हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट ही कर सकता है, तो ये लो भाई हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करा दो तो ये HF बन जाएगा। तो HF जो है वो हमारा क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक। फिर OH नेगेटिव देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन है मतलब ये एक हमारे एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है मतलब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी करेगा तो ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखो जरा, अगर ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे O-2 आयन बनेगा, और O-2 आयन बनेगा मतलब ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। और अगर ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा H2O बन जाएगा। और H2O जो है इसका क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। फिर CO3-2, तो देखो जरा CO3-2, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं मतलब ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, रिलीज तो कर नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो एक्सेप्ट करेगा तो HCO3 नेगेटिव। तो HCO3 नेगेटिव तो ये एक हमारा बेस होगा और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक। फिर सल्फर-2, तो सल्फर-2, अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं मतलब ये एक हमारे बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो हाइड्रोजन आयन को केवल एक्सेप्ट कर सकता है, तो HS नेगेटिव बनेगा। HS नेगेटिव बना तो ये एक हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है ना। तो बस ये हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए, ठीक है। ये एसिड है और ये बेस है तो ये हमारा एसिड बेस पेयर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, H2O, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन। तो ऐसी स्पीसीज जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो हमारी लुईस एसिड कहलाती है। लोन पेयर डोनर इसको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो इन चार स्पीसीज में हमको बताना है कि कौन सी हमारी लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर जो है वो लुईस एसिड कहलाता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट जो है करने की टेंडेंसी एक कैटायन में हो सकती है या फिर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में हो सकती है। मतलब कैटायन भी हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहलाता है। अगर हमारी न्यूट्रल स्पीसीज है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो हमारी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी, ठीक। लोन पेयर डोनर जो है लुईस बेस होता है, मतलब यहाँ पे या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब या एक एनायन होना चाहिए या फिर लोन पेयर होनी चाहिए, ठीक है। अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो लोन पेयर उसमें होने चाहिए। तो वाटर देखते हैं, तो HOH ये दो लोन पेयर होगी। तो देखो जरा, हाइड्रोजन का डायड कंप्लीट है
ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये एक हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज तो नहीं है, तो ये हमारी लुईस एसिड भी नहीं होगी। क्योंकि लोन पेयर है तो ये हमारा लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है अगर इसने लोन पेयर डोनेट कर दी तब, ठीक है। तो एक लुईस बेस तो बन सकता है लेकिन लुईस एसिड कभी नहीं बन सकता। बोरोन ट्राइफ्लोराइड देखते हैं, तो बोरोन में 3 फ्लोरीन ऐसे कनेक्ट हैं, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन जो हमारा बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसका तो हेक्सेट कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब ये हमारी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। तभी तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है F नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो BF4 नेगेटिव बनता है, ठीक है ना। फिर हम H पॉजिटिव देखते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो जो हमारा H2O होता है, ठीक है, इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और ठीक है, तो ये बनता है H3O पॉजिटिव। तो ये हमारी लुईस एसिड है और ये हमारी लुईस बेस होगी, ठीक है। तो H पॉजिटिव हमारा एक लुईस एसिड है, और NH4 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तो होगी इसमें भी, तभी तो ये Cl नेगेटिव से रिएक्ट करता है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, ठीक है ना। तो इन 3 में ये जो है वो हमारा क्या है, लुईस एसिड है, और ये जो है हमारा एक लुईस बेस है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.37 है, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड HF H2SO4 एंड HCO3 नेगेटिव। तो देखो जरा, कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड, तो ये हमारे तीनों ब्रोंस्टेड एसिड हैं, इसके कॉन्जुगेट बेस जो है वो बताने हैं। तो देखो जरा, जो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होता है, अगर इस ब्रोंस्टेड एसिड से हाइड्रोजन आयन निकाल दो तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, वो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है, राइट। तो देखो जरा, HF ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है, H पॉजिटिव जो है वो निकाल दिया तो F नेगेटिव जो है वो बचेगा, तो ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक। H2SO4 देखते हैं, इससे H पॉजिटिव निकाल दो तो रिमेनिंग पार्ट HSO4 नेगेटिव बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। फिर HCO3 देखो जरा, HCO3 नेगेटिव, इससे H पॉजिटिव निकाल दो तो CO3-2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ब्रोंस्टेड एसिड से हाइड्रोजन आयन निकालने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.38 है, राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। तो ये हमारे ब्रोंस्टेड बेस जो है वो गिवन है, हमें इनके कॉन्जुगेट एसिड बताने हैं। तो देखो ज़रा, जब एक ब्रोंस्टेड बेस होता है, ठीक है, अगर ब्रोंस्टेड बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो बन जाता है वो, जैसे कि NH2 नेगेटिव, ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस है, अगर ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो ये हमारा बन जाएगा NH3, ठीक है। तो ये तो हमारा एक ब्रोंस्टेड बेस हो गया और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक। NH3 देखो, अगर ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। और HCOO नेगेटिव,
ये भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो HCOOH बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस है, तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7.39 है, द स्पीसीज H2O, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव एंड अमोनिया कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेसिस। फॉर ईच केस गिव द कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो देखो जरा, ये हमारा H2O है। अगर मान लीजिए ये एक ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव, जो कि हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर मान लीजिए H2O एक हमारा ब्रोंस्टेड बेस है तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव, मतलब ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, फिर आता है हमारा HCO3 नेगेटिव। अगर ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, तो ये CO3 -2 बनेगा, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए HCO3 नेगेटिव ये एक ब्रोंस्टेड बेस होता तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता, तो ये हमारा H2CO3 बनता, जो कि कॉन्जुगेट एसिड होता। फिर अमोनिया है तो NH3, अगर मान लीजिए ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता, तो NH2 नेगेटिव बनता, जो कि एक कॉन्जुगेट बेस होता। अगर NH3 हमारा ब्रोंस्टेड बेस है तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो ये NH4 पॉजिटिव बनेगा, जो कि हमारा कॉन्जुगेट एसिड होता। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर इसलिए H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर चौथा है अमोनिया। अमोनिया हो गया HSO4 नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव देख लो जरा, अगर ये एक हमारा ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, तो SO4 -2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। HSO4 नेगेटिव, अगर ये हमारा ब्रोंस्टेड बेस है तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा H2SO4 बनेगा, जो कि हमारा कॉन्जुगेट एसिड होगा। राइट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.40 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस एंड शोज हाउ दीज एक्ट एज लुईस एसिड बेस। OH नेगेटिव, F नेगेटिव, H पॉजिटिव, BCl3। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज लुईस एसिड है, कौन सी लुईस बेस है, और हमको ये भी बताना है कि ये लुईस एसिड बेस किस तरह से एक्ट करते हैं। तो देखो जरा, OH नेगेटिव, चूंकि इसमें हाइड्रोजन है तो ये हमारा लुईस एसिड हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो O-2 बनेगा। ठीक है ना, तो ये एक हमारा लुईस एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब चूंकि OH नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो हमेशा वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकती हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो लुईस बेस भी होती हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगी, तो ये H2O बनेगा, मतलब ये हमारा उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो OH नेगेटिव हमारी लुईस एसिड लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है ना, तो ये एक हमारी लुईस एसिड भी है और लुईस बेस भी है। फिर हम B देखते हैं, F नेगेटिव, चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये लुईस एसिड तो नहीं बन सकता, तो ये हम लुईस बेस ही बन सकता है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी, तो HF बनेगा। ठीक है ना, तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक लुईस बेस है। ठीक, H पॉजिटिव की बात करते हैं हम, यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट ही कर सकता है। तो अगर ये लोन पेयर जो है वो H2O से एक्सेप्ट करें तो बन जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव। तो ये एक लुईस एसिड हो सकता है, लुईस बेस कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं कर सकता, ये खुद ही एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो ये हमेशा लुईस एसिड ही हो सकता है और ये उसका बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। सॉरी, ये हमारा लुईस बेस है तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड होगा इसका, ठीक है। और BCl3 देखते हैं। तो ये भी एक हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। यहां पे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन NH3 से करा दी जाए तो ये बन जाता है, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये एक हमारा लुईस एसिड है और ये भी एक हमारा लुईस एसिड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.40 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।